तो बेटे हमने अभी वीडियो लेक्चर में बात की कि किस तरह आपका जो है एचएमजी कोए बनता है। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आपके आइसोप्रिनॉइड्स बनते हैं, स्टेप 3 में आपके 6 आइसोप्रिनॉइड्स एक स्क्वालिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर उस स्क्वालिन में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो अभी जो वीडियो दिखाई उसके अंदर आपको फुल एक रफ़ सा आइडिया हो गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा फुल फार्मूला क्या बनता है। 18 एसिटाइल कोए किस तरह होते हैं वो मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 या स्टेज 1 और 2 को 6 मरतबा रिपीट होना पड़ेगा ताकि 6 आइसोप्रिनॉइड्स बने। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेप 1 में हमारे पास 3 एसिटाइल कोए यूज़ हो रहे हैं, सो 6 इंटू 3 18 एसिटाइल कोए यूज़ होते हैं टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा हमारे पास इसमें 18 एटीपी यूज़ होते हैं। 18 एटीपी किस तरह हमारे पास इसमें यूज़ होते हैं वो मैं आपको साथ साथ वो भी दिखा देती हूँ। कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेवालिनिक एसिड को आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए 3 एटीपी चाहिए होते हैं। ये बातें मैंने आपको वीडियो जो भी दिखाई नोट्स की, वहाँ पे मैंने इसलिए बातें मेंशन नहीं की क्योंकि वहाँ पे और बहुत सी ज़्यादा बातें थी मेंशन करने वाली। तो जो ये फार्मूला को किस तरह जस्टिफाई करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि चूँकि हमारे पास मेवालिनिक एसिड को 3 एटीपी चाहिए होते हैं एक आइसोप्रिनॉइड बनाने के लिए और हमें 6 आइसोप्रिनॉइड्स चाहिए होते हैं एक कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। तो 6 इंटू 3 ATP इज़ 18 ATP इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कोलेस्ट्रॉल। तो वही बात होगी कि 18 एसिटाइल कोए चाहिए, 18 ही आपको ATP चाहिए, 16 NADPH चाहिए। अब 16 NADPH आपको किस तरह चाहिए वो भी हम यहाँ पे जस्टिफाई कर देते हैं कि आपको HMG कोए को मेवालिनिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं NADPH के। एंड सिंस यू नो मेवालिनिक एसिड जो है वो आपका आइसोप्रिनॉइड में कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल में, और आपके पास 6 आइसोप्रिनॉइड्स हों तो कोलेस्ट्रॉल बनता है एक मॉलिक्यूल। सो दैट मीन्स इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 दैट मीन्स इट इज़ 12। सो 12 NADPH यहाँ पे हमारे पास पूरे हो गए। उसके बाद हमारे पास NADPH सुक्वालिन में ऐड होता है और हमारे पास लैनोस्टिरॉल में भी ऐड होता है। तो जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं कि हमारे पास मेवालिनिक एसिड को जब हमने उसमें ATP ऐड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो हमारे पास 12 NADPH बन गए थे। इन 12 NADPH में हम लीन वाला NADPH करें तो वो बन जाएंगे 13, और फिर उसके अंदर हम जब एक 3 और NADPH ऐड कर दें तो वो बन जाएंगे 16। तो इस तरह हमारे पास 16 NADPH पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमारे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस तरह यूज़ होते हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होता है आपको स्क्वालिन को लैनोस्टिरॉल में कन्वर्ट करने के लिए, और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं लैनोस्टिरॉल को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए। सो 1 + 3 इज़ 4। दैट इज़ हाउ यू आर जस्टिफाइंग दिस होल केमिकल रिएक्शन। और मैं सून ही आपको डिनोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वीडियो प्रेजेंटेशन दूंगी पूरी क्लास को बनाने के लिए, और वो फिर आपका प्रोजेक्ट के तौर पे आपके मैं ऐड करूँगी इन योर वेटेज। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से हम क्विज़ेज़ वगैरह नहीं ले सकते आपके, तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का आपका वज़न या वेटेज ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो प्रेजेंटेशन होगी वो आपका प्रोजेक्ट होगा और वो मैं इस टॉपिक को इंक्लूड करूँगी उसके अंदर। सो बिफोर हैंड मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन कैसे होती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि HMG कोए रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप में यूज़ होता है। सो HMG कोए रिडक्टेज इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप, और HMG कोए रिडक्टेज ने करना क्या होता है, HMG कोए को मेवालिनिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है। So this is the rate limiting step of the de novo synthesis of cholesterol synthesis. So HMG CoA reductase is the rate limiting step and is the major control point for cholesterol biosynthesis and is subject to different kinds of metabolic control. Sterol dependent regulation of gene expression. Expression of gene which forms the HMG CoA reductase is controlled by the transcription factor known as the SREBP2 known as the sterol regulatory element binding protein 2. सो जो आपका जीन है जिसने आपका ये एंजाइम बनाना होता है HMG कोए रिडक्टेज, उसको एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है जिसका नाम होता है SREBP2। दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड्स DNA एट द सिस एक्टिंग स्टीरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट ऑफ द रिडक्टेज जीन। मतलब कि
ये जो फैक्टर होता है आपका डीएनए के ऊपर इस एलिमेंट को बाइंड कर देता है जिस जीन को बनाना होता है। SERBP is an integral protein of the endoplasmic reticulum membrane and associate with the second ER membrane protein known as the SCAP, which is the SREBP cleavage acting protein। यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इन मैडम ये क्यों बता रही है हम इन प्रोटीन्स के नाम। बेसिकली इन प्रोटीन्स ने आपकी इस जीन की एक्सप्रेशन को या तो बढ़ाना है या तो इस जीन की एक्सप्रेशन को कम करना है, और इन फैक्टर्स के ऊपर आपके डिफरेंट फिर हार्मोन्स एक्ट करते हैं, वो अब आपको एक्सप्लेन की जाएगा। सो हाउ इट वर्क्स, व्हेन स्टीरॉल लेवल्स या कोलेस्टेरॉल के लेवल्स आपकी बॉडी में जब कम होते हैं तो क्या होगा, द SREBP एंड द स्कैप कॉम्प्लेक्स इज सेंट आउट ऑफ द ER या endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. In the Golgi apparatus, the SREBP is sequentially acted upon by two proteases, which generate a soluble fragment that enters the nucleus, binds the SRE and function as a transcription factor. तो आपका बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पड़ा होता है जिसका नाम होता है SREBP स्कैप कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स तब तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ओके होता है आपकी बॉडी में। जैसे ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से रिलीज़ हो जाएगा, आपके गोल्जी के अपरेटस में जाएगा। गोल्जी अपरेटस में से ये जोन सा है कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे और इन दोनों को, इस कॉम्प्लेक्स को अलग-अलग कर देंगे। उसके बाद ये जो फ्रैगमेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा, गोल्जी अपरेटस निकल के न्यूक्लियस में एंटर होगा, जहाँ पे वो SRE जो बाइंडिंग साइट थी डीएनए की, जहाँ पे आपका ये जीन लगा होता है HMG कोए रिडक्टेस का, वहाँ जाके एक्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि SREBP था वो आपके कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, अबंडेंट होता है, तो क्या होता है, दे बाइंड स्कैप। स्कैप हमारे पास क्या था, स्टीरॉल क्लीवेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। दे बाइंड स्कैप एट इट्स स्टीरॉल सेंसिंग डोमेन एंड इंड्यूस द बाइंडिंग ऑफ स्कैप टू येट अनदर ER मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्या होता है, आपके एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ जो स्कैप आपका होता है प्रोटीन, वो बाइंड कर जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द रिटेंशन ऑफ द स्कैप SREBP कॉम्प्लेक्स इन द ER। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं निकलेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बाहर नहीं निकलेगा तो वो गोल्जी के अपरेटस में भी नहीं जाएगा। जब वो गोल्जी अपरेटस में नहीं जाएगा तो वो न्यूक्लियस में भी एंटर नहीं होगा और आपकी जीन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, मतलब उसमें से प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, तो पिरिस्टास्टीरोल्स के लेवल आपकी बॉडी कम करना शुरू कर देगी। दिस रिजल्ट्स इन द रिटेंशन ऑफ द स्कैप SREBP कॉम्प्लेक्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, thus preventing the activation of SREBP and leading to the down regulation of the cholesterol synthesis। So इस तरह आपका HMG कोए रिडक्टेस की आपकी हो रही होती है रेगुलेशन। अब इस डायग्राम को आप देखें, इतना मुश्किल नहीं है इस डायग्राम को याद करना। इस डायग्राम के राइट साइड के ऊपर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपको गोल्जी अपरेटस नज़र आ रहा है पड़ा। अब आप ये देखो कि जब ये कोलेस्ट्रॉल जो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, ये क्या करता है कि जब इस कोलेस्ट्रॉल का आपका लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो ये जो कॉम्प्लेक्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पड़ा हुआ है SREBP स्कैप, ये इस कॉम्प्लेक्स को आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर नहीं निकलने देगा। जब ये इसको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा तो ये कॉम्प्लेक्स आपके गोल्जी अपरेटस में भी नहीं जाएगा, और जब ये आपके गोल्जी अपरेटस में नहीं जाएगा तो वो आपके न्यूक्लियस में भी एंटर नहीं होगा। सो इस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम है तो क्या होता है, ये SREBP स्कैप कॉम्प्लेक्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ये रिलीज़ होकर आपके गोल्जी के अपरेटस में चला जाएगा। ये गोल्जी अपरेटस इस कॉम्प्लेक्स की क्लीवेज करवा के SREBP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज़ करवा के न्यूक्लियस में डाल देगा। ये SREBP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SRE जो रेगुलेटरी प्लेस थी आपकी डीएनए के ऊपर, जिसने आपका HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम बनाना होता है, वहाँ जाके एक्ट करेगा और ये एंजाइम HMG कोए रिडक्टेज फिर बनना
शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक दिस वॉज वेरी ईजी टू रिमेंबर जब आप इस डायग्राम को देख के जब याद करो तो। Hormonal regulation. An increase in insulin and thyroxine favors the upregulation of the expression of genes of the HMG-CoA reductase. Important MCQ. वो कौन से हार्मोन्स है जो कि HMG-CoA reductase या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं? तो वो है इंसुलिन और थायरोक्सिन आपके HMG-CoA reductase की एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द ऑपोजिट इफेक्ट। ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो हार्मोन है जो कि इस एंजाइम के एक्सप्रेशन को कम करते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को भी कम करते हैं। तो इस डायग्राम को ज़्यादा जैसे कहते हैं इतना फोकस ना करें, ये थोड़ा लेवल से बाहर हो जाएगा। बस इसमें ये याद करें कि ग्लूकागॉन आपके साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है और ये साइक्लिक एएमपी आपके फिर HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। अब हम बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की, और ये बहुत इजी है, ये आपने एफएससी में भी पढ़ी हुई हैं बातें, तो हम इनको रिवाइज करेंगे बस अब। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ह्यूमंस। The intact sterol nucleus is eliminated from the body by conversion to bile acids and bile salts, which are excreted into the feces, and by secretion of cholesterol into the bile, which transports it into intestine for the elimination. Bile acids and bile salts क्या चीज़ होती है? Bile consists of watery mixture of organic and inorganic compounds. Phosphatidylcholine, lecithin, and bile salts, which are the conjugated bile acids, are quantitatively the most important organic components of bile. Organic से मुराद क्या है कि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स की। प्राइमरी बाइल एसिड्स आर गुड एमल्सिफाइंग एजेंट्स। जब हमने लिपिड्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की बात की थी तो आपको याद है कि बाइल एसिड्स या बाइल सॉल्ट्स का क्या काम था? वो आपके फैट्स की मल्सिफिकेशन करवाते हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब बाइल एसिड्स के साथ आपके अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन और टॉरिन लग जाते हैं तो वो बाइल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा अच्छे अमल्सिफायर होते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि बाइल एसिड्स की सिंथेसिस कैसे होती है। बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय अ मल्टी स्टेप प्रोसीजर, मल्टी ऑर्गेनेली पाथवे इन विच hydroxyl groups are inserted at different positions on the steroid structure of the cholesterol. Double bond of the cholesterol B ring which is present in the cholesterol is reduced and it is converted into a single bond. The hydrocarbon chain is shortened by 3 carbon atoms, introducing a carboxyl group at the end of the chain, and resulting compounds cholic acid and a chenodeoxycholic acid is formed. अब ये देखो ऊपर आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है। जब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल की डायग्राम के बारे में बताया तो मैं आपको बताया था ना कि जो आपका ए रिंग होता है उसके 3rd कार्बन के ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। जो बी रिंग होता है उसके 5 और 6 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जो डी रिंग होती है उसके 17 कार्बन एटम के ऊपर आपका हाइड्रोकार्बन टेल लगा होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की आपको डायग्राम ऊपर नज़र आ रही है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या चेंजेस होंगे जो कि वो बाइल एसिड्स में कन्वर्ट होगा? तो पहला चेंज उसके अंदर ये होगा कि उसके अंदर जगह जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। सो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऑलरेडी एडेड है आपके ए रिंग के 3rd कार्बन पे। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है 2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड हो गए जो कि वाइट कलर में हाईलाइटेड है। इसके अलावा आपका जो बी रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है कोलेस्ट्रॉल में वो कोलिक एसिड के अंदर नहीं है, वो रिड्यूस हो गया है। और उसके अलावा जो आपको ऊपर एक चेन नज़र आ रही है जो डी रिंग के ऊपर 17 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो बाहर की तरफ पड़ी है वो कोलिक एसिड के अंदर कम हो गई है। उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स कम हो गए हैं और एंड के ऊपर COOH या कार्बोक्सिल ग्रुप आके लग गया है। सो ये 4 चेंजेस आपने इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और वाइवा के लिहाज से कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस टू कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू कोलिक एसिड। कोलिक एसिड के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं और चीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ये बात मैंने आपको लेक्चर में बताई है और ये मैं वाइवा में पूछूंगी और मुझे कोई ये ना कहे कि मैडम ये आपने लिखा नहीं था, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में ये बात बताई है।